गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एनएमआर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 7 हमारा रहेगा आज। लेक्चर नंबर 8 नॉट 7, लेक्चर नंबर 7 हम प्रीवियसली कर चुके हैं जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने देखा था। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है कपलिंग कांस्टेंट। ओके, कपलिंग कांस्टेंट और इसे हम कहते हैं जे वैल्यू। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या रहती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेटली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना होता है। जब एनएमआर वैल्यू समथिंग दे रखी होती है और उससे रिलेटेड हमको मॉलिक्यूल पूछा जाता है तो कपलिंग कांस्टेंट भी दे रखा होता है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो डेफिनेटली कपलिंग कांस्टेंट क्या रहती है कि जो हमने अभी कंसेप्ट ऊपर पढ़े कि ड्यू टू डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट आपके एक प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो स्प्लिट होता है। तो स्प्लिट होने के बाद जो लाइन से स्प्लिटेड लाइन से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वही आपका कपलिंग कांस्टेंट है। डिस्टेंस को मुझे हर्ट्ज में लेना है, नॉट पीपीएम में। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कपलिंग कांस्टेंट। तो डेफिनेशन देख लीजिए। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्प्लिटेड पीक। डिफरेंस बोलो या डिस्टेंस बोलो, तो डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्प्लिटेड पीक इन अ मल्टीप्लेट इज कपलिंग कांस्टेंट और इट इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज और पीपीएम के अंदर आप इसे मेजर करते हो। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या रहता है कि इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेराई करते हैं तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितने हर्ट्ज थी उसी हर्ट्ज में वो रिमेन रहेगी। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीक्स एंड द मल्टीप्लेट। ओके, पीक्स और मल्टीप्लेट के बीच में ये डिफरेंशिएट करता है। जो हर्ट्ज वैल्यू है वो लो रहती है तो वो पीक वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, तो वो डेफिनेटली मल्टीप्लेट के बीच के डिस्टेंस को ही वो शो करता है। तो इट ऑलवेज डेजिग्नेटेड एज, हमें कैसे लिखना होता है, ये आपका सिंबल हो गया जी वैल्यू का। ये जो आप देखोगे एन एन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड डिस्टेंस को, और ए एंड बी जो हमने लिखा है, ए एंड बी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कौन से हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग हो रही है। ओके, लाइक हाइड्रोजन ए टाइप या ए सेट ऑफ ए टाइप का हाइड्रोजन से बी टाइप के हाइड्रोजन के बीच कपलिंग हो रही है। और एन क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस, नंबर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड डिस्टेंस पे है या टू बॉन्ड डिस्टेंस पे या थ्री बॉन्ड डिस्टेंस पे या फोर बॉन्ड डिस्टेंस पे। जैसे जैसे बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है और अगर उनके बीच में कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिसिटी है, ओके, तो आपको कपलिंग देखने को मिलेगी। अगर किसी टाइप का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बीच में प्रेजेंट नहीं हो रहा या एक्सेप्टिंग ग्रुप कोई बीच में प्रेजेंट नहीं हो रहा जो कि एज ए ब्रिजिंग का काम करेगा, तो उस कंडीशन में कपलिंग आपकी परफॉर्म नहीं होगी। ओके, अब हमारे पास था अकॉर्डिंग टू दिस J1 J2 J3, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कपलिंग है वो इस टाइप से रहती है। एक है आपका जेमिनल कपलिंग। जेमिनल में मिस एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी प्रेजेंट है। तो मैं इसे लिखूंगा J2, यानी कि टू बॉन्ड डिस्टेंस से आपको देखिए वन बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, और रिप्रेजेंट करेंगे लाइक ए टू बी, ए और बी के बीच में कपलिंग है। तो ये था प्रोटॉन्स that are present on same carbon are called geminal proton. It is always represented at 2JAB, always depend on hybridization of carbon के ऊपर डिपेंड करता है। तो जे कपलिंग की वैल्यू लोअर रहती है कंपेयर टू जे वाइसिनल, जे ट्रांस और जे सिस। अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है तो जे वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। सॉरी, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जे वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, कंसेप्चुअल रहता है आपके पास। और sp है तो जे वैल्यू कम होगी, क्योंकि sp के अंदर तो जेमिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होंगे। देखिए sp हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है, यानी एक जो कार्बन है वो
उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है अगर वो दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, इसलिए इसमें तो जेमिनल कपलिंग की बात ही नहीं आती। किसमें आएगी, या तो sp2 में या sp3 में। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp में ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp3। जैसे जैसे s कैरेक्टर आपका बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस मॉलिक्यूल की बढ़ती है। तो s कैरेक्टर sp के अंदर रहता है 50%, sp2 में 33%, sp3 में 25%। तो s कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज होता है तो जेमिनल कपलिंग आपका क्या रहती है, डिक्रीज रहती है, j वैल्यू कम जाएगी। तो 2j वैल्यू का ट्रेंड क्या रहता है आपका, यानी sp3 के लिए हाई, sp2 के लिए लो, और sp के लिए तो ये लगभग जीरो ही होती है, क्योंकि sp के लिए कपलिंग के लिए 2 प्रोटॉन तो चाहिए ही। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 प्रोटॉन आपको एक ही कार्बन पे मिलने वाले नहीं है, इसलिए उसकी जीरो हो जाती है। अब इससे डिफ्रेंशिएट या फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल आपका देखते हैं हम लोग। एज द रिंग साइज इज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जेमिनल कपलिंग डिक्रीजेज, यानी कि वो लोअर होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक एल्कीन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए जे वैल्यू है आपका +2 हर्ट्ज। लेकिन ये आपका मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपेन हो गया 3 मेंबर, तो आपके पास जे वैल्यू रहेगी इस पर्टिकुलर 2 हाइड्रोजन्स के लिए -4 हर्ट्ज। अगर ये रिंग साइज बढ़ गई, साइक्लोब्यूटेन हुआ, और भी कम जे वैल्यू यानी -9 हर्ट्ज, और अगर ये और ज़्यादा बढ़ी तो -11 हर्ट्ज तक की आपको जे वैल्यू देखने को मिलेगी। इसी टाइप से आपके पास अगर 6 मेंबर रिंग है तो -13 हर्ट्ज तक की जे वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे रिंग साइज आपकी इंक्रीज हो रही है, जेमिनल जे वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज। ये आपका की पॉइंट था, थंब रूल है। रिंग साइज इंक्रीजेज, जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट डिक्रीजेज। अब हमारे पास जो फैमिली है या जो टाइप है वाइसिनल कपलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको यानी कि एक क्वेश्चन में पूछ ही लेता है। ओके, तो ये आपका रहता है, यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अगर आपस में कपल करते हैं तो वो कहलाएगा आपका वाइसिनल कपलिंग। ये 2 एडजेसेंट कार्बन है, ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन Ha, 2 के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन Hb के साथ कपल करता है। तो बॉन्ड डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं J3, और A एंड B के बीच में कपलिंग हो रही है। जनरली ये सिस टाइप का है आपके, यानी कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, तो ये रहेगा 6 to 8 हर्ट्ज। अगर मैं एल्किन की बात करूं तो अगर और वो सिस है तो वो रहेगा आपका 6 to 12 हर्ट्ज, और ट्रांस है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 11 to 18 हर्ट्ज तक आपकी जे वैल्यू रहती है। ऐसा जनरली इसलिए बोला जाता है कि ट्रांस पोजिशन में इसके बीच इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इजीली हो पाता है विदाउट एनी इनहिबिशन, यानी कि हेयर टू हेयर। लेकिन सिस में रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, इसलिए उसकी जे वैल्यू कम होती है। ओके, तो इसके ऊपर ज़्यादा हमने स्टडी नहीं की, जैसा दे रखा हमने वैसा ही इसको आपसे समझा रहे, ज़्यादा फर्दर हमने स्टडी इसके ऊपर परफॉर्म नहीं किए। तो जस्ट आपको याद रखना कि भाई ट्रांस में ऐसा क्यों, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन अच्छा हो पाता है, इसलिए ट्रांस के लिए जे कपलिंग ज़्यादा रहती है कंपेयर टू सिस। अब जे इज ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी किसके लिए, वाइसिनल के लिए, जबकि नेगेटिव वैल्यू हो सकती है जेमिनल के लिए। ओके, इट इज़ यूजुअली डिपेंड ऑन डाईहेड्रल एंगल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका डाईहेड्रल एंगल 0 और 180 रहता है तो जे वैल्यू हाईएस्ट रहती है। देखिए, सेकंड फैक्टर आपके पास जो जे वैल्यू को अफेक्ट करेगा वो है आपका डाईहेड्रल एंगल। अगर डाईहेड्रल एंगल 0 और 180 है, 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, 0 डिग्री, तो जे वैल्यू आपकी रहेगी हाईएस्ट। और अगर डाईहेड्रल एंगल 90 डिग्री है तो जे वैल्यू आपकी रहेगी स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जांपल इथेन के लिए भी आप देख सकते हैं, इस वन इथेन का एक दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और मैंने डाईहेड्रल एंगल को शो किया थीटा डिग्री से। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इक्लिप्स टाइप का कंफर्मेशन मिलेगा, उस कंडीशन में जे वैल्यू हाई रहेगी।
अगर हम बात करें रिंग साइज की, जेमिनल सॉरी बाइसिनल, वो भी एल्किन और वो भी रिंग के अंदर, तो वो क्या रहेगा आपका, रिंग साइज बढ़ने के साथ जे वैल्यू भी बढ़ेगी। लाइक 3 मेंबर रिंग विथ 1 डबल बॉन्ड आपका रहेगा जे वैल्यू 0 to 2 हर्ट्ज इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए। 4 मेंबर रिंग विथ 1 डबल बॉन्ड, तो इनके लिए, इन दोनों के लिए 2 to 4 हर्ट्ज। 5 मेंबर रिंग विथ 1 डबल बॉन्ड, इन दोनों हाइड्रोजन के लिए कपलिंग कांस्टेंट 3 to 7। तो मोस्ट पॉपुलर दिस नॉर्मल एल्किन के रेंज में आ जाएगा। अगर 6 मेंबर है तो 8 to 11 हर्ट्ज आपका जे वैल्यू रहने वाला है बाइसिनल प्रोटॉन्स के लिए। अब कई बार हमें देखने को मिलता है लॉन्ग रेंज कपलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कपलिंग है वो 3 बॉन्ड डिस्टेंस तक तो इजीली वर्क करती है, लेकिन 3 से ज़्यादा 4 5 6 डॉट 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 बॉन्ड डिस्टेंस पर अगर इसे वर्क करना है तो बीच में कोई ब्रिज होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लाइक कॉन्जुगेशन हो गया, लाइक कोई इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम हो गया। ओके, तो इस टाइप की अगर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि उसमें लॉन्ग रेंज कपलिंग होगी। देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट इज अ कॉमन वेयर द कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व और अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आपको क्या एक ब्रिजिंग का काम करेगा। लाइक ओलिफिन्स, एसिटाइलिन, हेट्रो एरोमेटिक एंड स्ट्रेन रिंग और ब्रिज रिंग के जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे लॉन्ग रेंज कपलिंग शो करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रहता है कि कपलिंग बियॉन्ड 3 बॉन्ड इज द लॉन्ग रेंज कपलिंग, यानी कि 3 बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड के कपलिंग होते हैं वो क्या, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग में आते हैं। एट द डिस्टेंस ऑफ कपलिंग प्रोटॉन, एट द डिस्टेंस ऑफ कपलिंग प्रोटॉन इंक्रीजेज द जे वैल्यू विल बी डिक्रीजेज। जैसे जैसे प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी कपलिंग वैल्यू या जे वैल्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, लाइक दिस वन हमारे पास दे रखा है पहला अलाइलिक कपलिंग। दिस हाइड्रोजन ए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड, तो ये एक लॉन्ग रेंज कपलिंग का एग्जांपल है। 5 बॉन्ड के डिस्टेंस पे एच बी है। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि बीच में आपके पास अनसैचुरेशन है, दिस इज अनसैचुरेशन, इसलिए कपलिंग हो रही है। तो ये था आपका 1 2 3 4 बॉन्ड डिस्टेंस, तो 4 जे ए बी, और ये रहता है आपका 0 to 3 हर्ट्ज अलाइलिक कपलिंग। अब ये है आपका होमो अलाइलिक कपलिंग। होमो अलाइलिक कपलिंग के लिए आपको देखना होता है, दिस इज 1 2 3 4, ये मैंने होमो अलाइलिक सिस्टम ही गलत बनाया है। मे बी आपको होना कैसे चाहिए था, समथिंग दिस वन, दिस, ये आपका एच है होमो अलाइलिक कार्बन, ये वाला रहता है आपका होमो अलाइलिक कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका रहेगा एच ए। ठीक है, इसको नाम दे दिए एच बी। तो डिस्टेंस देखिए कैसा रहेगा, दिस इज 1 बॉन्ड डिस्टेंस, दिस इज 2 बॉन्ड डिस्टेंस, दिस इज 3, दिस 4 एंड दिस इज 5 बॉन्ड डिस्टेंस। ये करेक्ट, ये आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर था, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर, लिखते समय गलती हो गई है, करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो 5 बॉन्ड डिस्टेंस पे है आपका, तो 5 जे ए बी अप्रोक्सीमेट 0 to 1 हर्ट्ज डिस्टेंस, मतलब जे कपलिंग इसकी रहती है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे बॉन्ड डिस्टेंस लॉन्ग रेंज में बढ़ती जाएगी आपकी कपलिंग कांस्टेंट लो होती जाएगी। फिर है आपका एरोमेटिक सिस्टम के लिए हम देखते हैं। एरोमेटिक सिस्टम के लिए आपको याद रखना है कि लाइक ऑर्थो पोजिशन की कपलिंग किस टाइप से होगी, मेन सबस्टिट्यूएंट, फिर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर मैं बात करूँ, पहले इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज एच ए, दिस एच बी, एस सी और एच डी। तो जे ऑर्थो, एच को मैं रेफरेंस लेके, इसकी ऑर्थो पोजिशन कौन रहेगी, एच बी। इन दोनों के बीच में जो कपलिंग है वो लाइक एल्किन की तरह रहता है ना। एल्किन में भी क्या रहता है, दो आपस में सेम सेम है, यानी कि 1 2 3 बॉन्ड की डिस्टेंस पे। तो जे ऑर्थो आपका रहेगा एल्किन के रेंज में, और वो रहता है आपका 6 to 12 हर्ट्ज के रेंज में या 6 to 10 हर्ट्ज के रेंज में रहेगा। तो ये था आपका 6 to 10 हर्ट्ज जी थ्री। अगर मैं बात करूँ मेटा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड डिस्टेंस, रेंज आपकी बड़ी, डिस्टेंस बड़ी, तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, तो ये रहेगा आपका 1 to 3 हर्ट्ज। और अगर मैंने ले लिया पैरा, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड डिस्टेंस, 1 2 3 4 5,
5 बॉन्ड डिस्टेंस पे गया तो ये आ गया आपका 0 to 1 हर्ट्ज। J5 आपका रहेगा 0 to 1 हर्ट्ज। अब था आपका कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, आपको देखना था, कुछ रेफरेंस लेकर करके चलते हैं जो हमें याद होना चाहिए। ऊपर तक जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े उसको जस्ट मैंने पॉइंट कर लिया, कपल्ड कर लिया, यानी कि की पॉइंट्स आप बोल सकते हो उसको, की पॉइंट फॉर रिमेंबर कि भाई टाइप ऑफ प्रोटॉन कैसा है आपका, जेमिनल, यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट हाइड्रोजन अटैच्ड है। उस कंडीशन में जे वैल्यू क्या रहेगी, देखिए जे वैल्यू जेमिनल के लिए sp के अंदर तो इग्नोर करते रहती नहीं है, तो ये तो हो गया 0, नॉट एग्जिस्ट। JsP3, अगर ये कार्बन sp3 है तो आपका रहेगा 10 to 16 हर्ट्ज के बीच में कपलिंग कांस्टेंट। अगर जे वैल्यू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए निकाल रहे हो, यानी कि ये कार्बन आपका हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स समथिंग इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होगी, ये आपका HA, ये आपका HB, तो आपको जे वैल्यू आएगी 0 to 3 हर्ट्ज जेमिनल के लिए। ओके, तो नॉर्मली हम जेमिनल कपलिंग की बात करते हैं तो सैचुरेटेड सिस्टम लेते हैं हम, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके लिए जे वैल्यू रहेगा आपका 10 to 16 हर्ट्ज। दिस नॉट 10 to 16 हर्ट्ज का एक रेंज रहता है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ वाइसिनल कपलिंग की, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वाइसिनल, यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास डिफरेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, लाइक HA एंड HB, तो बॉन्ड डिस्टेंस हो गया 1 2 3, तो ये रह गया आपका J3, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ये रहेगा आपका 6 to 8 हर्ट्ज। और अगर मैं अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात करूँ तो दो कंफर्मेशन आपके हो सकते हैं, यानी कि दो आइसोमर्स हो सकते हैं, दिस वन इज ट्रांस एंड दिस वन इज सिस। तो सिस के लिए ये रहता है 6 to 12 हर्ट्ज, और ट्रांस के लिए रहता है आपका 12 to 18 हर्ट्ज। ये वैल्यू आपको रिमेंबर होनी ही चाहिए, 6 to 12 सिस के लिए, ट्रांस के लिए 12 to 18। क्यों, क्योंकि ट्रांस में कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में होता है, इजीली होता है, जबकि सिस में कॉन्जुगेशन का रिटेंशन होता है, इतना इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो खुद ही इसको रिटेन करता है कॉन्जुगेट होने के लिए। ये नॉर्मली आपके पास है 4 बॉन्ड डिस्टेंस का लॉन्ग रेंज कपलिंग, मान लीजिए 3 से बियॉन्ड जो भी कपलिंग है वो लॉन्ग रेंज कपलिंग है, तो 1 2 3 4 जितनी डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी आपकी कपलिंग कांस्टेंट कम होते जाएगी, तो ये रहेगा आपका 0 हर्ट्ज। अगर कोई बीच में डबल बॉन्ड या हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है तो 0। फिर हम लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंपॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन सिस्टम के अंदर, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में आपके पास 2 टाइप के प्रोटॉन्स रिकॉग्नाइज्ड होंगे जब आप टेम्परेचर कम करोगे, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फ्लिपिंग करते रहते हैं, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, लेकिन टेम्परेचर लो करोगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन फ्लिपिंग करना बंद कर देते हैं, और आप इसको अलग अलग इनके सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं। 2 सिग्नल मिलते हैं, एक एक्सियल प्रोटॉन के लिए, एक इक्वेटोरियल, और ये एक दोनों को कपलिंग भी करते हैं, तो स्प्लिटिंग भी होगा। तो जो इसका स्प्लिटिंग है जेमिनल, H और H एक ही कार्बन के ऊपर है, इसलिए 2JE ये रहता है आपका 8 to 10 हर्ट्ज। अगर मैं बात करूं, दिस इज 1 नंबर कार्बन 2, अब 2 नंबर कार्बन पे भी एक रहेगा आपका एक्सियल HA और एक रहेगा आपका इक्वेटोरियल HE, तो ये 3JAA ये क्या है आपका, ये आपका वाइसिनल कपलिंग का है। सैचुरेटेड सिस्टम में वाइसिनल कपलिंग का रेंज क्या रहता है आपका, दोनों ही एक्सियल है, दिस एंड, यानी कि ये एक्सिल HA, ये एक्सिल HA और वाइसिनल, तो ये बन गया 1 2 3 बॉन्ड पे दिस वन येलो वाला 2 to 3 हर्ट्ज। और अगर मैं बात करूं एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, दिस इज, या फिर इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल की बात करें तो ये भी आपके पास आएगा 2 to 3 हर्ट्ज की बात आएगा। फिर आपके पास है दिस वन J3, 1 2 3, दिस यहाँ पे मुझे देखना है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, और बॉन्ड डिस्टेंस मुझे क्या लिख रहा है 1 2
एंड 3, तो 3 बॉन्ड डिस्टेंस, तो 3JAB ये कितना रहेगा आपका 10 to 13 हर्ट्ज। इसी टाइप से दिस वन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है आपके पास 4JAB, ये आपका रहेगा 0 to 3 हर्ट्ज, बीच में कॉन्जुगेशन है इसलिए कपलिंग होगी, इसलिए लास्ट लिमिट 3 लगाई है। दिस वन इज 1 2 3 यानी कि J3 और वाइसिनल कपलिंग है, और एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उस कंडीशन में ये रहेगा आपका 4 to 10 हर्ट्ज आपकी कपलिंग कांस्टेंट रहेगी। तो मेन कौन सी पूछी जाती है, एक जेमिनल जिसका मेन रेंज रहता है 10 to 16 हर्ट्ज फॉर सैचुरेटेड सिस्टम, किसके लिए, sp3 कंटेनिंग कार्बन के लिए। एक है वाइसिनल, वाइसिनल के दो, एक सिस आपका रहेगा 6 to 12 हर्ट्ज, ट्रांस 12 to 18। ट्रांस बड़ा क्यों रहता है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। फिर आपके पास रहता है लॉन्ग रेंज कपलिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सिल सिस्टम। साइक्लोहेक्सिल में जेमिनल पोजीशन आपका देता है 8 to 10 हर्ट्ज, जो कि नॉर्मल जेमिनल कपलिंग रेंज में आता है 10 to 16 हर्ट्ज की रेंज में आता है, 8 to 10 है ना, 8 to 10। और सेकंड आपका वाइसिनल एक्सिल एक्सिल या वाइसिनल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, वो रहता है आपका 2 to 3 हर्ट्ज के रेंज में। फिर है लॉन्ग रेंज कपलिंग। अब है आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ पीक। तो स्प्लिटिंग ऑफ पीक आपकी 2 टाइप की रहती है, ये भी एक टॉपिक है। एक रहता है सिंपल स्प्लिटिंग, जे वैल्यू हाफ वाले नेबरिंग न्यूक्लियाई, और एक रहता है कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग, जिसमें मोर देन 2 टाइप के अलग अलग डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट आपके प्रेजेंट रहेंगे। लेफ्ट साइड अलग केमिकल इन्वायरमेंट है, राइट साइड अलग केमिकल इन्वायरमेंट है, तो वो रह जाता है कपलिंग कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग। तो पहला जो इसके अंदर रहता है आपका कि स्प्लिटिंग ऑफ पीक 2 टाइप की रहती है। सिंपल स्प्लिटिंग, सिंपल स्प्लिटिंग में कौन सा रूल फॉलो होता है, n+1 रूल इज फॉलो। जब नेबरिंग न्यूक्लियाई जो है उनकी आई वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ, तो ही n+1 रूल फॉलो होगा। पास्कल ट्रायंगल रूल को भी वो फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट, पास्कल ट्रायंगल रूल को फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्चुअल पोजिशन ऑफ अ मल्टीप्लेट कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, यानी कि एक्चुअल पोजिशन को आप डिटरमाइंड कर सकते हो कंप्यूटेशनल मेथड से भी, और कंसेप्चुअल मेथड से भी हम अपने ट्रिक्स वगैरह लगा के उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक n अगर 0 है तो सिंगलेट मिलेगा, इंटेंसिटी 1 रहेगी। n यानी नेबरिंग प्रोटॉन 1 है तो डबलेट मिलेगा, इंटेंसिटी 1^1। नेबरिंग प्रोटॉन 2 है तो ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी 1^2^1। और नेबरिंग प्रोटॉन अगर 3 है आपको देखने को मिलेगा क्वार्टेट, इंटेंसिटी 1^3^1। लेकिन अगर आई वैल्यू ही चेंज हो जाए, अगर जो नेबर आपके पास प्रेजेंट है उनकी आई वैल्यू 1 नहीं हो, सॉरी हाफ ना हो के कोई दूसरा हो, या फिर उसके नेबर में एक साइड अलग प्रोटॉन्स हो और दूसरे साइड अलग केमिकल एनवायरनमेंट के प्रोटॉन हो, तो स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रहती है। तो उस कंडीशन में n+1 रूल ऑब्लिड नहीं रहता, वहाँ पे आपको लगाना पड़ता 2ni+1 रूल, या फिर 2nai+1 मल्टीप्लाई 2nbi+1 रूल लगाना पड़ता है। पास्कल ट्रायंगल नॉट ऑब्जर्व, मीन पोजीशन ऑफ मल्टीप्लेट, ये नेक्स्ट पॉइंट, मीन पोजीशन ऑफ मल्टीप्लेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इंटेंसिटी पोजीशन नॉट फॉलो पास्कल ट्रायंगल, इंटेंसिटी ऑफ पोजीशन नॉट फॉलो पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करती। व्हेन ए प्रोटॉन हैज 2 neighboring different type of non-equivalent protons then complex splitting observed। ओके, यानी कि जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया एग्जांपल, जो बी पोजीशन पे प्रोटॉन है H, उस बी पोजीशन के राइट साइड में अगर आप बात करोगे तो सी टाइप की प्रोटॉन्स है, और लेफ्ट साइड में ए टाइप के प्रोटॉन है, और दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग परफॉर्म हो रही है। इन दिस केस बी इज ए कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग। कैसे निकालेंगे, 2nai+1 मल्टीप्लाइड बाय 2nbi+1। ओके, अब आपके पास था नॉर्मली कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, किस टाइप यानी ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा किस टाइप का रहता है, मैं लिख सकते ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी
कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका नेट के अंदर आस्क किया गया था, इसलिए इस टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, ऑर्डर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे आपके पास, इसे हम सिंपल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और मेजर पॉइंट है कि इसके लिए डेल्टा न्यू अपॉन जे की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 10 आएगी। डेल्टा न्यू जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी थी और जे आपकी कपलिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी सॉरी डेल्टा वी नॉट ए फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक और सिग्नल। दो एडजेसेंट पीक के बीच की डिस्टेंस, यानी कि कोई एनएमआर ग्राफ आपने बनाया, ये आपके टीएमएस की पीक है और यहाँ पे एक सिग्नल ये आया, दूसरा सिग्नल यहाँ पे आया, ये ए था ये बी है, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा वी से। ओके, और जे वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक इन मल्टीप्लेट। सपोज कि ए जो आपकी पीक है उस वो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिटेड है, तो इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कहलाएगी जे वैल्यू। तो डेल्टा वी अपन जे, जैसे आपकी अगर वैल्यू 10 से बड़ी है तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, और ये वैल्यू अगर 10 से छोटी है तो वो रहेगा आपका सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। इसी टाइप से आपको क्या देखना है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा वी अपॉन जे इज इंक्रीजेज एज फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो इससे क्या होगा, स्पेक्ट्रा गेट गुड रिसॉल्व, यानी कि जो स्प्लिटेड पीक के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगी, ज़्यादा क्राउडिंग उसके बीच में नहीं होगी, आप सेपरेट आउट कर सकते हो, इजीली उसे पहचान सकते हो। तो इसीलिए हम जो आज के जो मॉडर्न एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले रहते हैं, हाई ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी वाले रहते हैं। ओके, आपने पहले स्टार्ट हुआ था 60 मेगाहर्ट्ज वाले से, फिर गया 90 मेगाहर्ट्ज, फिर गया 120, फिर 200 मेगाहर्ट्ज, 300, देन 700, 800 मेगाहर्ट्ज के भी आजकल एनएमआर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में प्रेजेंट है। चलिए, फिर हमारे पास है कंडीशन फॉर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, मैं इसे बॉक्स में रखूँगा, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हम किसे कहेंगे, जिसके लिए डेल्टा वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। बट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसे कहेंगे, जिनके लिए जे वैल्यू क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, वो आपके रहेंगे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे उनके लिए जे सेम रहेगा, केमिकली इक्विवेलेंट के लिए डेल्टा सेम रहेंगे। ओके, अब आपके पास से स्प्लिटिंग ड्यू टू हेटेरोएटम विच हैज एनएमआर एक्टिव। मैंने जैसे पहले ही बताया था स्प्लिटिंग वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि जब तक आपको क्वेश्चन पेपर में या किसी ने कंसिडर नहीं किया कि भाई आपके मॉलिक्यूल में जो अदर एटम्स है उनकी आई वैल्यू समथिंग इतनी है, तब तक आपको उस एटम से स्प्लिटिंग नहीं करवानी। सपोज आपको दे दिया कि आपके पास D2 की आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर D2 प्रेजेंट है, उसकी आई वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी, तो D2 से भी आपको स्प्लिटिंग करवा के देखनी पड़ेगी। और इसी टाइप से अगर आपको ये दे दिया कि बोरॉन प्रेजेंट है, आपके बोरॉन 11 प्रेजेंट है, तो बोरॉन 11 के कारण इसका आई वैल्यू आपको दे दिया 3/2, तो इससे भी स्प्लिटिंग करवा के दिखा सकते हो। एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पे जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, स्प्लिटिंग ड्यू टू हेटेरोएटम। अब हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट है तो वो सेम ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिजोनेट नहीं होता, ठीक है, वो किसी अदर उसको स्पेसिफिक उसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी उसको चाहिए रिजोनेट होने के लिए। लाइक H1 जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही रिजोनेट हो जाता है, कार्बन 13 15.085 यानी कि 15 मेगाहर्ट्ज पर ही वो रिजोनेट हो जाता है, D2 वो 9.2 हर्ट्ज के ऊपर ही रिजोनेट हो जाता है,
F19 50.46 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वो रिजोनेट हो जाता है। ओके, तो इसको हमें ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट को इस फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। अगर मुझे कार्बन 13 का NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है तो मैं 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी 15.085 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। अब आपके पास है लाइक दिस कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर HA प्रेजेंट है, उसी कार्बन पे F1, दूसरे नेबरिंग कार्बन पे F2। अब F1 जो है वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाई वैल्यू इसकी रहती है 1/2 लाइक हाइड्रोजन। तो ये HA का जब आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे, सिग्नल रिकॉर्ड करोगे, तो ये स्प्लिट करेगा ड्यू टू F1 फ्लोरीन के कारण भी 1-2 बॉन्ड डिस्टेंस पे, और 1-2-3 बॉन्ड डिस्टेंस पे ये स्प्लिट होगा F2 के कारण भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि F1 कपल विथ F2 एंड HA एंड F2 कपल विथ F1 एंड HA। F2 कपल विथ इसके नेबर 1-2-3 F1 के साथ भी कपल होगा अगर फ्लोरीन 19 स्पेक्ट्रा अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और HA के साथ भी कपल्ड होगा। तो जे वैल्यू क्या होगी, हेटेरो एटम और हाइड्रोजन के साथ अगर कपल करता है तो उसकी जे वैल्यू डेफिनेटली हाइड्रोजन वाले एटम से बहुत ज़्यादा होती है। तो 2JHCF की जो वैल्यू है वो 60 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिलती है। अभी तक हमने 18 यानी कि 12 to 18 हर्ट्ज वैल्यू ही देखी हाइड्रोजन 1 के लिए, या ट्रांस वाइसिनल हाइड्रोजन के लिए हमने वो वैल्यू देखी थी, और ये हो गया आपका 60 हर्ट्ज। यानी हेटेरो एटम जो रहते हैं वो ज़्यादा ही स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं हाइड्रोजन से H1 न्यूक्लियाई के साथ। ये आपका था 1-2 बॉन्ड डिस्टेंस पे था 2HCF 60 हर्ट्ज, और अगर मैं बात करूँ 1-2-3 बॉन्ड डिस्टेंस पे तो 3JHCCF ये रहेगा आपका 20 हर्ट्ज। फिर आपके पास है कार्बन 13 सैटेलाइट पीक। देखिए कार्बन 13 जो है आइसोटॉप, ये आपका रहता है एक्टिव न्यूक्लियाई है, NMR एक्टिव है इसकी। कार्बन 13 आपका C613, इसकी आई वैल्यू रहती है 1/2, बट एबेंडेंस कितना रहता है, एबेंडेंस इसका अप्रोक्सीमेट 1% रहता है, 1%। अब अब 1% इसका एबेंडेंस होने के कारण जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसे बहुत ही कम माइनर रिकॉग्नाइज कर पाता है। इसलिए कार्बन 13 के कारण जब आप H1 NMR रिकॉर्ड करते हैं तो कार्बन 13 के कारण उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होता। अगर आपको कार्बन 13 का NMR आप अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और कार्बन 13 के लिए जो रेजोनेटिक फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा आपके इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, और किसी कारणवश किसी भी तरीके से कार्बन 13 एक्टिव न्यूक्लियाई H1 के साथ कपल कर गया तो जो आपको स्प्लिटिंग वैल्यू मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट पीक। ओके, तो जो भी एक्टिव न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन के साथ कपल कर सकता है। अब नॉर्मली कार्बन के सिग्नल कपल्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि अबेंडेंस ऑफ कार्बन कम है, लेकिन अब 1% भी है तो 100 में से एक कार्बन एटम तो हाइड्रोजन के साथ कपल करेगा, तो एक पीक तो ऐसा मिलेगा आपके स्पेक्ट्रम में, कब मिल जाए। ओके, तो व्हेन द पीक अपीयर ड्यू टू कार्बन 13 एंड H1 कपलिंग, दिस इज कॉल्ड कार्बन 13 सैटेलाइट पीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कार्बन 13 और H1 कपल करे वन बॉन्ड डिस्टेंस पे, लाइक दिस वन कार्बन, और ये आपका हाइड्रोजन ये HA, और ये आ गया कार्बन 13 यानी वन बॉन्ड डिस्टेंस पे, तो ये आपका वैल्यू मिलेगी 10 to 250 हर्ट्ज की वैल्यू। ये कितनी बड़ी ppm रेंज हो जाएगा इसका। और अगर आपका कार्बन 13 और H1 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे कपल करे लाइक दिस वन कार्बन, सेकंड कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन A, और ये आपका था कार्बन 13, इट मीन्स दिस न्यूक्लियाई और दिस न्यूक्लियाई दोनों एक्टिव है, NMR एक्टिव है, और इसके बीच की डिस्टेंस है 1 and 2 बॉन्ड डिस्टेंस, तो वो रहेगा आपका 14 हर्ट्ज। ओके, तो 1 बॉन्ड डिस्टेंस वाला ही आपका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आपको दे देता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
हाँ, नेक्स्ट जो भी हमारे पास टॉपिक्स है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वन सेकेंड, हैव अ नाइस डे।